5 राज्यों के चुनाव निपट गए। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखें तो बंगाल में लाल सलाम और दीदी का दौर खत्म हो गया। आखिरकार बंगाल में भगवा लहराया। तमिलनाडु ने भी एमजी रामचंद्रन और जयललिता के बाद वहां की जनता ने फिल्मी अभिनेता जोसेफ विजय पर भरोसा जताया। आसाम में भाजपा बरकरार रही तो पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन आया। लेकिन इन सब के बीच केरल में वामपंथ का अंतिम किला कहो या दुर्ग भी ढह गया। वहां कांग्रेस ने अपने गठबंधन के साथ जीत दर्ज की। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। कभी साल 1789 में फ्रांस की नेशनल असेंबली में बाएं तरफ बैठने वालों से वामपंथ का जन्म हुआ था। फिर वहां पर मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। रूस में 1917 में क्रांति हुई। चीन, क्यूबा वामपंथी बने और फिर 1989-1991 में बर्लिन की दीवार गिरी, सोवियत संघ टूटा। बंगाल में वामपंथ की दशकों की सरकार गई। फिर त्रिपुरा का किला टूटा और अब कहा जा सकता है राजनीतिक रूप से भारत में वामपंथ का दौर लगभग समाप्त हो चुका है। अब किसी राज्य में उनकी सरकार नहीं है। दरअसल दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी वो केरल था। केरल में वामपंथी कैसे आए इसका भी एक इतिहास है। 1930 का दशक था जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, तो केरल में किसान और मजदूर संगठन बहुत सक्रिय होने लगे थे। कारण था केरल की जमींदारी प्रथा जो बेहद क्रूर थी। किसान जो थे वो माल गुजारी देने के लिए तरस जाते थे। ऐसे में वामपंथी विचारों ने केरल के लोगों के बीच तेजी से अपनी जड़ें जमाना आरंभ किया। बहरहाल देश को आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद 1956 में भाषा के आधार पर केरल राज्य बना। लेकिन तब तक वामपंथी ताकतें बहुत मजबूत हो चुकी थी। सन 1957 में केरल में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए और उस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। ईएमएस नमरूईपाद ने सरकार बनाई और ये कोई साधारण बात नहीं थी। पूरी दुनिया में पहली बार किसी लोकतांत्रिक चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी, वरना उस समय तक हर एक जगह कम्युनिस्ट बंदूक से आते थे। तो पूरी दुनिया के वामपंथी नेता केरल की तरफ देख रहे थे। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली। उसने कुछ ऐसे कानून पास कर दिए जो तत्कालीन ताकतवर लोगों को रास नहीं आए। सरकार के खिलाफ बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। तब केंद्र में जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस सरकार थी। नेहरू ने 1959 में अनुच्छेद 356 लागू करते हुए केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये वामपंथ की एक बहुत बड़ी हार थी। जिस सरकार को लोकतांत्रिक जनादेश मिला था उसे सिर्फ 28 महीने बाद हटा दिया गया। इस घटना ने केरल के गरीब लोगों के मन में कम्युनिस्टों के प्रति सहानुभूति बढ़ा दी। लोगों ने इसे लोकतंत्र पर हमला समझा और अगले ही चुनाव 1960 में कम्युनिस्ट पार्टी को और ज़्यादा वोट मिलने लगे। लेकिन अब एक नई उलझन पैदा हो गई थी। वो थी पार्टी में फूट, यानी बगावत आरंभ हो गया था। इसी के चलते अगले 4 सालों में यानी 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी 2 टुकड़ों में बट गई। एक थी सीपीआई यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी थी सीपीआईएम यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। बाद में सीपीआईएम केरल में ज़्यादा मजबूत हुई और इसी फूट ने केरल की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया। तब यही कार्टून छपा था जो आप देख रहे हैं। 1967 से लेकर 1980 के दशक तक केरल में बारी बारी से कभी कांग्रेस और कभी वाम मोर्चा की सरकारें आती जाती रही। कोई दल लगातार सत्ता में नहीं टिक पाता था, लेकिन वाम मोर्चा धीरे धीरे केरल की राजनीति में एक स्थायी ताकत बन गया था। खास बात यह हो रही थी कि केरल के कम्युनिस्टों ने तय किया था कि वे संसदीय लोकतंत्र में ही चुनाव लड़ेंगे, यानी हिंसा या तानाशाही का रास्ता नहीं अपनाएंगे। यही वजह है कि केरल में वामपंथी सरकारें आई और गई, लेकिन विचारधारा कभी मरी नहीं। उन्होंने वहाँ पे भूमि सुधार किए, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी बड़े काम किए। साल 2016 आते आते केरल के इतिहास में एक अनोखा मोड़ आया। उस चुनाव में वामपंथी पार्टियों ने भारी जीत हासिल की। पिनराई विजयन के नेतृत्व में सरकार बनी और ये पहली बार था जब केरल में कोई मुख्यमंत्री पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाया। उसके बाद 2021 के चुनाव में भी वाम मोर्चा फिर से जीत गया और पिनराई विजयन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। ऐसा लग रहा था कि केरल में वामपंथ की जीत का सिलसिला अब नहीं रुकेगा। लेकिन एक कहावत है कि राजनीति में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब 2026 के विधानसभा चुनाव में
केरल के लोगों ने वामपंथियों को, क्या बल्कि पूरे वामपंथ को करारी हार दे दी। ये हार इतनी बड़ी थी कि पिनराई विजयन सरकार सिर्फ 1-2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने भारी बहुमत हासिल किया और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस बार वाम मोर्चा के चुनाव चिन्ह वाले बहुत से उम्मीदवार तो जमानत तक नहीं बचा पाए। ये वही राज्य है जिसने 1957 में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार दी। आज उसी राज्य ने वामपंथ को सत्ता से उठाकर बाहर फेंक दिया और अब भारत के किसी भी राज्य में वामपंथ की सरकार नहीं बची। केरल की हार के साथ भारत में वामपंथ की राजनीतिक यात्रा लगभग समाप्त हो गई। लेकिन इसमें कई सवाल है और सवाल ये आखिर क्या हुआ? इतने सालों से केरल की जनता का भरोसा जीतने वाले वामपंथी अचानक क्यों हार गए? दरअसल वामपंथ की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये शुरू होती है 18वीं सदी के अंत में फ्रांस से। साल था 1789। फ्रांसीसी क्रांति का दौर था। उस समय फ्रांस की नेशनल असेंबली में एक अनोखी परंपरा शुरू हुई थी। जो लोग उदारवादी थे, क्रांति के समर्थक थे, समानता की बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे, वे सभा कक्ष के बाएं तरफ बैठते थे। वही जो राजतंत्र के समर्थक थे वो दाएं तरफ बैठते थे। बस यहीं से बायां और दायां यानी वाम और दक्षिण का वो राजनीतिक अर्थ पैदा हो गया जो आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। जब वामपंथ आया तब इसके पिटारे में बहुत सारी चीज़ें थी जो हर किसी को प्रभावित करती थी। यूरोप के लोग चर्च के रूढ़िवादी कानूनों और पादरियों के शोषण से त्रस्त थे। उन्हें एक विचारधारा मिली थी जो ईश्वर की सत्ता को नकारती थी और भय, भूख, आज़ादी, समानता, मजदूरों के अधिकारों, किसानों के अधिकारों की बात कर रही थी। उस समय यूरोप में सामंतवाद और पूंजीवाद का जमाना था। जमींदार और पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते थे। तब कुछ विचारकों ने महसूस किया कि समाज में बदलाव लाना होगा। इस दौर में 2 जर्मन विचारक दुनिया में आए, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। यानी फ्रांसीसी क्रांति के करीब 60 साल बाद उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी। नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसी में उन्होंने दुनिया के मजदूरों को संबोधित करते हुए लिखा कि ए दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। बस ये नारा वामपंथ की पहचान बन गया। मार्क्स और एंगल्स ने कहा था कि जिस तरह सामंतवाद ने राजाओं और जमींदारों को ताकत दी, उसी तरह पूंजीवाद ने कुछ अमीर उद्योगपतियों को, और ये अमीर लोग मजदूरों की मेहनत का फल खा रहे हैं। इसका समाधान उन्होंने बताया कि सामूहिक स्वामित्व वाली यानी सारी बड़ी बड़ी संपत्ति और उद्योग सरकार या समाज के हाथ में हो, तब सबको बराबरी का हक मिलेगा। यही विचार आगे चलकर साम्यवाद को या कम्युनिज्म कहलाया है। लेकिन इसका एक सॉफ्ट रूप भी सामने आया, उसे बोलते हैं समाजवाद, जो थोड़ा नरम था। उसमें कहा गया कि पूरी दुनिया से निजी संपत्ति खत्म नहीं करनी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी जरूरी सेवाओं पर सरकार का नियंत्रण हो, ताकि गरीब से गरीब इंसान भी बुनियादी सुविधा पा सके। ये वामपंथ का बीज था और ये बीज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलता चला गया। सबसे बड़ा धमाका हुआ 1917 में। रूस में यहाँ लेनिन और बोल्शेविक पार्टी ने जार की सरकार को उखाड़ फेंका और दुनिया का पहला समाजवादी राज्य बनाया। बाद में इसी का नाम सोवियत संघ पड़ा। करोड़ों लोगों की लाशों से गुजरकर स्टालिन का जमाना आया और सोवियत संघ एक सुपर पावर बन गया। इससे प्रभावित होकर पूर्वी यूरोप के कई देश, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के साथ जुड़ गए। वहीं पश्चिमी यूरोप में फ्रांस, इटली, स्पेन में भी कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत मजबूत हुई, लेकिन वे चुनाव के जरिए सत्ता में आई, क्रांति से नहीं। फिर 1949 में चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट क्रांति हुई। चीन विश्व का सबसे बड़ा समाजवादी देश बन गया। इसके बाद वियतनाम, उत्तर कोरिया, लाओस, कंबोडिया में भी वामपंथ की सरकारें बनी। लैटिन अमेरिका की बात करें तो 1959 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो और चे गवेरा ने क्रांति कर दी। तब चिली में ओलंदो की सरकार आई। निकारागुआ में भी, अफ्रीका में भी, इथोपिया में, अंगोला में, मोजाम्बिक में वामपंथी प्रयोग हुए और भारत में नक्सलवाद का आरंभ हुआ। यानी बंदूक से क्रांति पाने के लिए भारत के बड़े हिस्से में माओवादी ताकतें खड़ी हो गई। दुनिया के नक्शे पर लगभग 1/3 देश वामपंथी विचारधारा से चल रहे थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद करीब 1945 से 1980 तक वामपंथ का जोरदार स्वर्णिम दौर रहा। इस दौर को हम शीत युद्ध का दौर भी कहते हैं। दुनिया 2 ध्रुवों में बट गई। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश थे तो दूसरी तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी देश। ऐसा नहीं था कि तब वामपंथ इतना खराब था। इस दौर में वामपंथ ने कई अच्छे काम किए। उसने दुनिया को सिखाया कि सरकारों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर
पैसा खर्च करना चाहिए, मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम का समय तय किया, उन्हें छुट्टी दी, सुरक्षा दी, ये सब वामपंथी आंदोलनों की ही देन है। दूसरा, दुनिया के देशों में यूरोपीय देशों के उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए वामपंथ उनके लिए एक आकर्षक विकल्प बन गया, क्योंकि पूंजीवाद उन्हें अमीरों का रास्ता लगता था और समाजवाद गरीबों को ताकत देने वाला। इसलिए उन देशों में समाजवादी प्रयोग हुए और वे लोकप्रिय भी हुए। लेकिन हर विचारधारा की अपनी सीमाएं होती है। वामपंथ के साथ भी ऐसे हुआ। जैसे जैसे वामपंथी देश बड़े हुए, उनमें कई गंभीर समस्याएं पैदा हो गई। पहली थी आर्थिक समस्या, यानी कि सरकार हर चीज़ की योजना बनाती कि कितना गेहूं उगाएंगे, कितने कपड़े बनाएंगे। ये तरीका सोचने और बात करने में तो ठीक लगता था, लेकिन व्यवहार में बहुत असफल रहा। दुकानों पर सामानों की कमी होने लगी, लंबी लाइनें लगने लगी और लोगों को रोटी कपड़े के लिए तरसना पड़ने लगा। दूसरी बड़ी समस्या थी लोकतंत्र का अभाव। ज़्यादातर वामपंथी सरकारों ने तानाशाही का रास्ता अपनाया। सोवियत संघ में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, लोगों को अपनी बात कहने का हक नहीं था। कोई भी आलोचना करता तो उसे जेल या साइबेरिया भेज दिया जाता था। तीसरी प्रॉब्लम थी नौकरशाही और भ्रष्टाचार, यानी सरकारी अफसरों का एक मोटा तबका बन गया था जो तमाम नियमों के नाम पर छोटे से छोटे काम को सालों टाल देता था। रिश्वतखोरी आम हो गई थी। और चौथी प्रॉब्लम बनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पाबंदी, यानी अपनी मर्जी से कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ सकता था, न लिख सकता था, गाना नहीं सुन सकता था। सरकार हर चीज़ पर नियंत्रण चाहती थी और इस सब ने मिलकर वामपंथ को अंदर से कमज़ोर कर दिया। अब आता है सबसे नाटकीय दौर, सन 1989 से 1991 के बीच। ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया का मानचित्र बदल गया। पहली घटना थी 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना। ये दीवार पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को बांटती थी। पूर्वी जर्मनी वामपंथी था, पश्चिम जर्मनी पूंजीवादी। लोग वामपंथी शासन से तंग आकर सड़कों पर उतर गए और ये दीवार गिर गई। इसके साथ ही पूर्वी यूरोप में एक एक करके सभी वामपंथी सरकारें ढह गई। फिर 1991 में सबसे बड़ा झटका लगा सोवियत संघ का विघटन, यानी एक विशालकाय देश जो कभी अमेरिका की बराबरी करता था बिखर गया। उसके 15 टुकड़े हो गए, रूस अलग हुआ, यूक्रेन अलग, और बाकी सब दुनिया में शीत युद्ध भी खत्म हो गया। तब फुकुयामा नाम के एक विद्वान ने कहा था कि इतिहास का अंत हो गया और पूंजीवाद जीत गया। जब यह सब हुआ तो चाइना ने वामपंथ के चोंगे के नीचे से पूंजीवाद का रास्ता अपनाया, यानी राजनीतिक नियंत्रण बरकरार रखा लेकिन आर्थिक रूप से खुलकर व्यापार और उद्योग करने दिए। वो पूंजीवादी अंदर ही अंदर बन गया। इसी का लाभ भी मिला कि चीन दुनिया की आज सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था है, यानी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन अंदर पूंजीवाद है। भारत में भी वामपंथ का एक दौर था। बंगाल में दशकों तक राज किया। त्रिपुरा में इनकी सरकारें थी। लोकसभा में कभी कभी तो 60 सीटों तक वामपंथी पहुंच जाते थे। लेकिन अंतर जब आया जब दुनिया के वामपंथी अपनी असली लड़ाई भूलकर इस्लाम का हाथ थामने लगे। दरअसल एक समय दुनिया के देशों में वामपंथी सरकारें थी। इन्होंने अपने मीडिया हाउस खड़े किए थे, अखबार खड़े किए थे। इन्हीं के पैसे से चीज़ें चलती थी, इन्हीं के विचारों को दुनिया पढ़ती थी। लेकिन जब दुनिया के देशों में वामपंथी सरकारें गिरने लगी, इन अखबारों और मीडिया हाउस को पैसा मिलना बंद हो गया। तो इसका फ़ायदा उठाया इस्लामिक देशों ने। उनके पास पैसा था लेकिन मीडिया हाउस नहीं थे। बस यहीं से इस्लाम और वामपंथ का गठजोड़ हो गया। वो पैसे देते रहे और ये इस्लाम का पक्ष लेने लगे। दूसरा, वामपंथी अपने रास्ते से भटककर पर्यावरण, जलवायु, कथित नंगा नारीवाद, समलैंगिक अधिकारों पर आ गए। इन मुद्दों से वोट मिलना नहीं था, यानी कहा जा सकता है कि समय बदलता है, हालात बदलते हैं और जो विचार खुद को नहीं बदलता वो पुराना हो जाता है। वामपंथ की यात्रा भारत में लगभग समाप्त हो गई, लेकिन दुनिया के दूसरे कोनों में अभी कहीं कहीं जीवित है, जो अपने अंतिम दौर में है। अगर कहीं बची है तो सिर्फ टीवी चैनलों और अखबारों में। राजनीतिक तौर पर तो वामपंथ का लगभग अंत हो चुका है।